नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। मैं हूं निधि कुलपति। उत्तराखंड में बीते 2 दिनों में हुई भारी बारिश और उससे आए सैलाब से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश वैसे तो पूरे उत्तराखंड में हुई, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर कुमाऊं इलाके में दिखा है। मौसम विभाग के जानकारों के मुताबिक उत्तराखंड के ऊपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहा। इसी दौरान उत्तराखंड के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र भी बन गया, जिससे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ आई सारी नमी को खींच लिया और बरसात की शक्ल में उत्तराखंड के तमाम इलाकों में एक तरह से ये हालात बन गए। ये भारी बरसात लोअर हिमालय यानी हिमालय की निचली पहाड़ियों और तराई के आसपास ज़्यादा हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 18 और 19 अक्टूबर को कुमाऊं में रिकॉर्ड बारिश हुई है। पंतनगर में 403.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई, जबकि इससे पहले सबसे अधिक बारिश का रिकॉर्ड 228 मिलीमीटर था, जो 10 जुलाई 2090 को हुआ। मुक्तेश्वर में भी 340.8 मिलीमीटर का रिकॉर्ड बारिश दर्ज हुई है। यहां इससे पहले एक दिन में बारिश का रिकॉर्ड 254.5 मिलीमीटर था, जो 18 सितंबर 2014 को दर्ज की गई थी। तो इस तरह से भारी बारिश हो रही है। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार मौसम विभाग से संपर्क में हैं। हिमांशु, वाकई बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। क्या कह रहा है मौसम विभाग आपसे? देखिए, मौसम विभाग ने जो ताजा आंकड़े जारी किए हैं उसमें ये बात साफ तौर पर सामने आई है कि कुमाऊं क्षेत्र में जितनी बारिश हुई है 18 तारीख को सुबह 8:30 बजे से 19 अक्टूबर सुबह 8:30 बजे के बीच इन 24 घंटे में इतनी बारिश पहले कभी भी इन इलाकों में रिकॉर्ड नहीं की गई है। और इसका सीधा मतलब है कि इन इलाकों में बहुत सारे लोग, विशेषकर मुक्तेश्वर में 107 साल का रिकॉर्ड टूटा है। यानी 107 साल पहले जितनी बारिश हुई थी उससे भी 31% से ज्यादा बारिश पिछले 24 घंटे में हुई। और इसका सीधा मतलब है कि वहां जो लोग रहते हैं उन्होंने इतनी बारिश अपने लाइफ टाइम में निधि कभी नहीं देखी है। और विशेषकर पंतनगर में अगर आप आंकड़ों को देखें, 78% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड स्तर से ज्यादा हुई है। यानी 31 साल पहले जो रिकॉर्ड था वो आज टूटा है। और वहां भी लोगों ने पिछले 31 साल में इतनी बारिश नहीं देखी। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो त्रासदी का स्तर है, जो आपदा है, जो प्रकोप लोगों को झेलना पड़ रहा है, उसका दायरा कितना बड़ा होगा। क्योंकि नैनीताल और आसपास के इलाकों में ये कहा जा रहा है कि वो शहर पूरी तरह से अब भी टूटा हुआ है। और बहुत सारे इलाकों में जब भी इस तरह की बड़ी आपदा आती है निधि, बहुत समय लगता है, क्योंकि जब तक जल का स्तर नीचे नहीं होता, वाटर रिसीड नहीं करेगा, तब तक जो राहत बचाव का काम है, जो कर्मी है, रिलीफ वर्कर्स हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, वो उन दूर दराज के गांवों में नहीं पहुंच पाएंगी। और जब तक वो नहीं पहुंचती तब तक पूरा असेसमेंट करना भी बहुत मुश्किल होता है किसी भी सरकारी एजेंसियों के लिए। और इसलिए ये कोशिश की जा रही है अभी फिलहाल कि जल्दी से जल्दी जो जिन इलाकों में अब तक राहत बचाव का काम नहीं शुरू हो पाया, वहां पर लोगों को जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए। क्योंकि बारिश के जो आंकड़े अब सामने आ रहे हैं उससे निश्चित तौर पर त्रासदी का जो स्तर है वो शायद काफी ज्यादा बड़ा है जो अनुमान अब तक था सरकार। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस खबर पर लगातार जानकारी बनाए रखें, हम आपसे लेते रहेंगे आगे। तो मुक्तेश्वर में 160 साल का रिकॉर्ड टूटा है बारिश का। बहरहाल ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। एहतियातन यहाँ पर उत्तराखंड में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, 4 धाम की यात्रा रोक दी गई है, साथ ही यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लगातार बारिश के बीच अलर्ट है। 24 घंटे तक भारी बारिश के बाद की ये तस्वीरें उत्तराखंड में हुए जान माल के भारी नुकसान की कहानी बयां करती हैं। मुक्तेश्वर और नैनीताल के खैरना इलाके में घर ढह जाने से 7 लोगों की मौत हुई है। नैनीताल शहर झील का पानी बाहर आने की वजह से आसपास के इलाकों से कट गया है। मैं स्वयं सभी जगह दौरा कर रहा हूँ। स्वयं जहाँ जहाँ भी आपदा आई है वहाँ पर उसका स्वयं जो है आकलन करने के लिए, स्वयं लोगों से मिलने के लिए वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। उसका ठीक प्रकार से लोगों की सहायता हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत चिंता व्यक्त करी है और उन्होंने भी लगातार हर संभव मदद देने का पूरा आश्वासन हमको दिया है। और वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर हम लोगों ने वहाँ से मांग करी थी, वो भी आ गए हैं, वो भी अपने काम में लग गए हैं। अभी जान माल की काफ़ी क्षति हुई है, रोड टूट गई हैं, पुल टूट गए हैं, जगह जगह पर भूस्खलन हुआ है, सड़क बह गई है।
मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की और तबाही के बारे में जानकारी हासिल की। बाढ़ के ज्यादा असर वाले इलाकों में एनडीआरएफ की 10 टीमें स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत और बचाव में जुटी हैं। फिलहाल 24 घंटे भारी बारिश के बाद अब बारिश कम होने का पूर्वानुमान है। आज का जो स्थिति है कि पास्ट 24 आवर्स में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया वेस्ट उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, और अगले 24 घंटे के अंदर भी वेस्ट उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है। इसलिए हमारा रेड कलर वार्निंग जारी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कुछ जिलों में 35 से 40 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की है और यही वजह है कि कुछ जगहों पर बाढ़ की वजह से भारी तबाही हुई है। हालांकि जो ताज़ा सैटेलाइट इमेजेस हैं मौसम विभाग के पास, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जो उत्तराखंड के आसपास के इलाके हैं वहाँ पर जो क्लाउड मास है कल बहुत ज़्यादा था, आज वो काफ़ी कम हो चुका है और इसकी वजह से मौसम विभाग को उम्मीद है कि अगले 24 घंटे में जो बारिश की तीव्रता है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश घटने के बाद अब चुनौती बाढ़ पीड़ितों तक जरूरी राहत और बचाव सामग्री पहुंचाने की होगी। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और आइए अब सीधे रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, और यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। तो यूपी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 40% टिकट महिलाओं को देने की ऐलान किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज लखनऊ में ये ऐलान करते हुए कहा है कि महिलाएं ही समाज में बदलाव ला सकती हैं। इस तरफ प्रियंका जाति और धर्म में बटी यूपी की सियासत में एक नया विमर्श लेकर आई हैं। कांग्रेस के इस नए मंसूबे के लिए एक नया पोस्टर बना जिसका नारा है लड़की हूं लड़ सकती हूं। पार्टी दफ्तर में भी लड़ने को तैयार लड़कियों का हुजूम था। वे हर तरफ से चलती चली आ रही थी। आज उनका दिन था। देश की चुनावी सियासत में प्रियंका गांधी ने 27 सेकंड में उनके लिए ये सबसे बड़ा ऐलान किया। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। प्रियंका सियासत में सड़कों पे लड़ते हुए नजर आती हैं। कभी मिर्जापुर की किसी चौराहे पे धरने पे बैठी, कभी पुलिस के रुकावट बनने पे स्कूटी पे बैठकर अपने मंजिल पे पहुंचते, तो कभी लखीमपुर के किसानों से मिलने को पुलिस से भिड़ती हुई। वो एक लड़ती हुई लड़की का नैरेटिव गढ़ रही हैं। ये निर्णय मैंने उस महिला के लिए लिया है जिसने गंगा यात्रा के दौरान मेरी नाव को वापस तट पर बुला के कहा कि मेरे गांव में पाठशाला नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। ये निर्णय उस लड़की, प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूँ। ये निर्णय उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको जलाया गया, मारा गया। उन्हें हाथरस की उस माँ के लिए है जिसने मुझे गले लगाकर कहा कि उसको न्याय चाहिए, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन सिर्फ धर्म और जाति में बटे हुए एक समाज में ये कदम क्रांतिकारी तो है, लेकिन बहुत खतरनाक भी। खास करके तब जब पार्टी यूपी में 32 सालों से सत्ता से बाहर है और संगठन कमजोर है। महिलाओं को 33% आरक्षण बड़ा मुद्दा रहा है। मौजूदा हालत में इसके अपने फायदे नुकसान हैं। इसके फायदे ये हैं कि यूपी में करीब 6.5 करोड़ महिला मतदाता हैं। प्रियंका उन्हें सिर्फ महिला की तरह पेश कर रही हैं। प्रियंका एक बड़ी लकीर खींच के चुनौती दे रही हैं। धर्म पे, जाति पे विरोध हो सकता है, लेकिन इस मुद्दे पे विरोध नहीं। और इसके नुकसान ये हैं कि कांग्रेस के पुरुष दावेदार ही इसे नापसंद करेंगे। किस पुरुष के टिकट काटे जाएं, ये भी एक चुनौती है। लड़ने लायक 161 महिलाओं को खड़ा करना भी बड़ी चुनौती है। और धर्म जाति के बीच एक महिला विमर्श खड़ा करना बहुत खतरनाक है। लेकिन कई बार इसका फायदा भी होता है। अमेठी के चुनाव में जब सोनिया गांधी के खिलाफ अमेठी राजघराने के संजय सिंह खड़े हुए
तो वहाँ महिलाओं ने महिला को पसंद किया। मैंने ये देखा उस इलेक्शन में कि जब सोनिया गांधी के चुनाव में महिलाओं ने, उनके पुरुषों ने तो संजय सिंह को वोट किया, लेकिन महिलाओं ने सोनिया गांधी को वोट किया। तो ये कभी कभी कारगर ये कितना अपील करता है, लोगों के दिल में कौन उतर जाता है, इस पे निर्भर करता है। प्रियंका गांधी के इस तारीखी फैसले का असर पता चलने में वक्त लगेगा, लेकिन ये तो तय है कि जो लकीर उन्होंने खींची है उससे बड़ी लकीर खींचना फिलहाल सियासी पार्टियों के लिए एक मुश्किल काम होगा। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश से खबर। मौत यहां पर हुई है, बच्चों की कुपोषण से हुई है या लापरवाही से। एक छोटे से ब्रेक के बाद। देश की बात में खबर है अब मध्य प्रदेश से। पिछले हफ्ते खबर आई कि भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94वें स्थान से फिसलकर 101वें स्थान पर पहुंच गया है। हो हल्ला मचा, सरकार की सफाई आ गई, आंकड़े जमा करने के तरीके पर सवाल उठे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का कहना है कि FAO के जिस टेलीफोन पोल का हवाला देकर रिपोर्ट पर सवाल उठाए गए हैं, उसका इस्तेमाल रिपोर्ट में हुआ ही नहीं। इन सबके बीच मध्य प्रदेश में आई है एक रिपोर्ट जहां हफ्ते भर में 2 बच्चों की कुपोषण से मौत हुई है। वैसे सरकारी किताबों में इसको भी लापरवाही में रखा गया है। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी ने हर सरकारी कार्यक्रम से पहले कन्या पूजन को अनिवार्य बनाया। अब उपचुनावों से पहले पार्टी कार्यकर्ता हर घर में कन्या पूजन कर रहे हैं। लेकिन शायद शिवपुरी में कुपोषित आदिवासी बच्ची लक्ष्मी का घर छूट गया। 1 साल की लक्ष्मी 7 से 10 किलो की होनी चाहिए थी, वजन 2.5 किलो था। अति कुपोषित वार्ड में भर्ती थी लेकिन बच नहीं पाई। परिवार कहता है अस्पताल ने लापरवाही बरती। बिल्कुल तबीयत ही बेकार है, 3 दिन से आ रहे हैं। तो क्या कोई सुन नहीं रहा आपकी? कोई नहीं सुन रहा। दरवाजा खटखटा दिए हैं रात के 10 बजे, कोई नहीं सुन, कोई सुनता ही नहीं, करते नहीं है इलाज, निकाल देते हैं। श्योपुर के सहरिया तो सालों से कुपोषण का दंश झेल रहे हैं। 1 साल का बबलू भी अति कुपोषित था, वजन लगभग 5 किलो। 14 दिन तक NRC में रहा लेकिन जिंदगी की जंग हार गया। डॉक्टर कहते हैं माँ की लापरवाही से है कि ये बच्चे ने मतलब सुबह नाश्ता किया, इसकी माँ इसको नहलाने के लिए लगी बाथरूम में, और बाथरूम में उसने खुद नहाया, अपने कपड़े मपड़े भी धोए और इसको भी नहलाया। और जैसे नहलाया वो तुरंत बच्चे को कपड़े में लपेट के जो रोती हुई बाहर आई कि सर मेरे बच्चे को क्या हो गया ये। और इसको जब देखा तो बच्चे की बहुत ही बुरी कंडीशन थी। पानी उसके नाक में कहीं चला गया, नाक के द्वारा लैरिंग्स में या फेरिंग्स के अंदर पानी चला गया। यही उसके एक्सपायर होने का कारण है। बच्चों के पेट खाली हैं लेकिन स्कूल में सरकार ने उन्हें डाइनिंग टेबल पर खिलाने की योजना बनाई है। हमने ये बेंचेस जो पत्थर की हैं, जरा सी 4 ईंटों की चिनाई की गई है और इसी तरह हमारी टेबल और बेंचेस बनाई गई हैं। महामारी ने खाना छीना तो सरकार ने टेक होम राशन दिया। क्या मिला आप भी सुने। तो मध्याह्न भोजन कब से नहीं मिला? 2-3 साल। क्या क्या मिलता है इसमें? गेहूँ, चावल, दाल और तेल। मिड डे मील अब PM पोषण योजना है, लेकिन जानकार मानते हैं ऐसी बातों से ही हंगर इंडेक्स में देश शतक पार कर चुका है। हंगर इंडेक्स का मूल्यांकन हमारी सरकार के द्वारा किए गए विश्लेषणों, उसके द्वारा जो डेटा दिया जाता है उसी के आधार पर वो इंडेक्सिंग होता है। फूड सिक्योरिटी के नज़रिए से बात करते हैं, पोषण के नज़रिए से बात करते हैं, तो पोषण की सुरक्षा तभी मानी जाती है जब उसमें उसकी जो पूरी डाइवर्सिटी है, उसमें प्रोटीन, फैट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसके अंदर शामिल होते हैं, तभी एक कंप्लीट फूड प्लेट मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमको ये समझना पड़ेगा कि क्या केवल गेहूं और चावल यानी कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बढ़ा करके हम फूड सिक्योरिटी की सिचुएशन मान लेंगे।
ये हालात उस राज्य में है जिसका रिकॉर्ड शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में बेहद खराब है। SRS सर्वे 2018 के मुताबिक मध्य प्रदेश में 1 लाख में शिशु मृत्यु दर 56 है, राष्ट्रीय औसत 36। वहीं मातृ मृत्यु दर 173 है, राष्ट्रीय औसत 113। राज्य में महिला बाल विकास 84,465 आंगनबाड़ी और 12,670 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र चलाता है। हंगर इंडेक्स को लेकर हंगामे का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कुपोषण, अति कुपोषण, बच्चों में विकास की दर और शिशु मृत्यु दर जैसे सरकारी आंकड़ों से ही तैयार होता है। सवाल पूछना है तो पूछिए कि क्यों केंद्र ने जब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश को लगभग 24 लाख महिलाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए, बावजूद इसके राज्य में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर इतनी ज़्यादा क्यों है। शिवपुरी से अतुल, श्योपुर से अजय और भोपाल से अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और देश की बात में आपको अब आगे ले चलेंगे कर्नाटक एक छोटे से ब्रेक के बाद और दिखाएंगे क्या यहाँ पर दक्षिणपंथी संगठनों को शय मिल रही है और कौन दे रहा है। देश की बात में खबर कर्नाटक से। यहाँ एक चर्च में घुसकर VHP और बजरंग दल के लोगों ने भजन गाया है। कहा यह भी जा रहा है कि राम सेना ने एक मस्जिद गिराने की बात कही। अब सरकार पर आरोप लग रहा है कि वो दक्षिणपंथी संगठन के इस आक्रामक उभार को शय दे रही है। कभी मैंगलुरु में पब में घुसकर लड़कियों पर हमले के लिए बदनाम हुई श्री राम सेना अब गौ रक्षा भी करेगी, लव जिहाद भी रोकेगी और धर्मांतरण भी। लेकिन फिलहाल वो एक मस्जिद गिराकर मंदिर बनाने का ऐलान कर रही है। ये रविवार की बात है। हम एक नया अभियान चलाएंगे। गदग जामा मस्जिद को तोड़कर वहां वेंकटेश्वरा मंदिर बनाएंगे। रविवार को ही गदग से थोड़ी दूर हुबली में VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक चर्च में घुसकर भजन कीर्तन शुरू कर दिया। बजरंग दल अपनी इस हरकत को जायज भी ठहरा रहा है। अगर मैं अपने भाई बहन को अगर किसी जरूरत से धर्म में जाने के लिए रोकता हूं तो क्या गलत क्या करता हूं। उसके लिए अगर हमें अपने ताकत का भी इस्तेमाल करना होगा तो हम करेंगे, जो हम लोगों ने हुबली में किया है। और जहां हमारे बहन बेटियों को आप इस तरह से करेंगे, भाइयों को, वहां हम कीर्तन क्या, हम वहां रोज कीर्तन करेंगे। हैरानी की बात यह है कि इन घटनाओं से आंखें मूंदे बैठी कर्नाटक सरकार एक तरह से ऐसे तत्वों को शह देती दिख रही है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई धर्मांतरण निरोधक कानून लाने की बात कर रहे हैं और अप्रत्यक्ष तौर पर मोरल पुलिसिंग की वकालत भी। युवाओं को चाहिए कि वो ऐसा कुछ ना करें जिससे भावनाएं आहत होती हैं। ये एक सामाजिक मुद्दा है, नैतिकता से जुड़ा हुआ है। जब कभी भी नैतिकता को भूलकर हम कुछ करते हैं तो इसके खिलाफ स्वाभाविक तौर पर प्रतिक्रिया होती है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का नाता बीजेपी से बहुत पुराना नहीं है। 2008 तक वो जनता परिवार से जुड़े थे। पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा की पसंद और अपनी कार्यकुशलता की वजह से वो मुख्यमंत्री बन गए। अब उनकी कोशिश बीजेपी के सभी घटकों के साथ साथ RSS के समर्थन का है, ताकि वो मुख्यमंत्री के तौर पर लंबी पारी खेल सके। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। मध्य प्रदेश के धार में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर निकल रहे जुलूस को लेकर हंगामा हुआ है। पुलिस का कहना है कि लोगों ने प्रतिबंधित क्षेत्र से जुलूस निकाला। जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने बैरिकेड्स को गिरा दिया। भीड़ ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके। हालात को संभालने के लिए पुलिस ने हल्की लाठियां बाजी। धार के SP आदित्य प्रताप सिंह का कहना है कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है।
जुलूस के लिए रूट तय किया गया था, लेकिन कुछ शरारती लोग जो जुलूस में शामिल थे वो पुराने मार्ग से जुलूस ले जाने के लिए अड़े, जिन्हें वहां से खदेड़ा गया, जिसके बाद शांति से जुलूस निकाला। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया है, इसलिए जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।